बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं अपनी पार्टी की आदत का आप सब का बड़ा मशकूर हूँ कि आप सब शफी जान साहब की दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। आप सब लोगों के इल्म में है कि असम्बली के अंदर सूबे के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 महीना बड़ी डिटेल से गुफ्तगू हुई, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। हमारे सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज़ और आवाम के नुमाइंदों का मौक़िफ़ उसमें बड़ा वाज़े आता रहा असम्बली के फ्लोर के ऊपर कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के साथ मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर उनके साथ निपट रहे हैं और उनके साथ एक्टिव वार में मसरूफ़ हैं। अब ये सारी एक बड़ी कम्प्लेक्स सी सूरत हाल बनती जा रही थी, तो फिर सूबाई असम्बली के तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने, तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने इस बात का फ़ैसला किया कि सूबाई असम्बली एक सिक्योरिटी कमेटी कायम करे, स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी। वो स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी पार्लिमानी लीडर्स के साथ भी बैठे, उनके व्यूज़ भी ले, पुलिस के व्यूज़ भी ले, चीफ सेक्रेटरी के व्यूज़ भी ले, SES होम के व्यूज़ भी ले। और फिर इसी दौरान, इस प्रोसेस के दौरान ये फ़ैसला हुआ कि ऑल पार्टीज़ जिरगा भी किया जाए, ताकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितनी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पब्लिक और आवाम को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी राय भी इसमें शामिल हो जाए। उसके बाद हम कोर कमांडर साहब के साथ बैठें, उनकी राय भी उसमें शामिल हो जाए। तो फिर सिक्योरिटी कमेटी अपने TORs बना के अपने चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल अफरीदी साहब के सामने पेश कर दे कि जनाब ये टर्म्स एंड कंडीशन हैं और ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के नुमाइंदों की तरफ से इज्तिमाई तौर पर सामने आई है। तो उस सूरत हाल के लिए ये बुलाया गया था जी आपको भी। इस पे शफी जान साहब भी बात करेंगे, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी जनरल अली असगर खान भी बात करेंगे, अरबाब शेर अली साहब भी बात करेंगे, और कामरान बंगई साहब जो हमारी पार्टी के एडवाइज़र हैं इत्तलात पे, वो भी इंशाअल्लाह ताला इस पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले आप तमाम मीडिया का शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। स्पीकर साहब ने काफ़ी इस चीज़ को एलोबरेट किया। आप सबको बुलाने का मकसद यहाँ पे पख्तून जो हम अमन जिरगा करने जा रहे हैं उसके हवाले से हमने बात करनी थी। आप सबको पता है कि इस वक्त सूबाई हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो अमन व अमान की सूरत हाल है। बॉर्डर लाइन पे भी सूरत हाल आपके सामने है, और कुछ जो हमारे कबायली एरिया में जो सूरत हाल है अमन व अमान के लिहाज से, वो सब कुछ आपके सामने है। इस पे फ्लोर पे पिछले 2 महीने से बहस हुई, और बहस के बाद हम इस नतीजे पे आए और स्पीकर साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, सिक्योरिटी कमेटी, जो कि 37 रुकनी कमेटी थी। उसमें जो उस कमेटी को बाबर सलीम स्वाति साहब जो स्पीकर हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, वो हेड कर रहे हैं। CM चीफ मिनिस्टर साहब उसके मेंबर हैं, अपोजिशन लीडर उसके मेंबर है, और जितनी भी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर पार्लिमानी पार्टियां हैं, उसके जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, सब उनके मेंबर्स हैं। उसकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो भी आ चुके हैं, वो भी अपना इनपुट दे चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी पिछली दूसरी मीटिंग में शिरकत की, उन्होंने भी अपनी इनपुट इसमें दी। CTD के लोग, IG साहब, सब लोग इसमें अपने इनपुट दे रहे हैं। हमने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी इनवाइट किया कि वो भी इस कमेटी के सामने आए, कमेटी में पेश हो और अपनी इनपुट दें। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने जिरगे के लिए इस सूबे के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉल्स की, बाकायदा तौर पे इनवाइट किया, ताकि जब ये जिरगा 12 तारीख़ को मुनक्कद हो तो उनकी इनपुट भी
इसमें आए और इसके मुताबिक TUR सेट हो। ये जरगा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि नई जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो बड़ी सीरियस है इस अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के बारे में। चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ज़्यादा एहसास है इस चीज़ का, वो ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ से। इंशाअल्लाह 12 तारीख़ को सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तारीख़ी अमन जरगा होगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ासकर हमारे जो कबाइली अमायदीन हैं, जो हमारे कबाइली मशरान हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ पे ये हालात से गुज़र रहे हैं, उनको भी इनवाइट किया गया है और उनको भी हम लूप में लेंगे और उनकी जो तजवीज़ होगी वो भी इस कमेटी के सामने रखी जाएंगी। कोर कमांडर साहब से मुलाकात होगी और जब ये सारी चीज़ें फ़ाइनल हो जाएगी तो CM साहब को ये कमेटी हैंड ओवर कर देगी और CM साहब ये स्टेक होल्डर्स के साथ इसके बारे में और TURs के बारे में बात करेंगे। तो आपको बुलाने का मकसद, यहाँ पे ब्रीफिंग ये मकसद था कि इंशाअल्लाह 12 तारीख़ को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूबे की सबसे बड़ा अमन जरगा होने जा रहा है। जो ये शो कर रहा है, ये जो प्रिटेंड कर रहा है कि सूबाई हुकूमत इस सूबे में जो दहशत गर्दी है, इस सूबे में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, उसके बारे में इंतहाई संजीदा है। मैं अली अज़हर साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा को, उनको इन्वाइट करता हूँ कि वो अपना वर्जन आपके सामने रखें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि आप लोगों ने तकलीफ़ की यहाँ पर आए हमारी कुछ बातें सुनने के लिए। बाबर सलीम साहब ने कहा है कि क्योंकि इन्होंने जो अपनी की थी सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से मीटिंग, उसमें जो पार्लिमानी लीडरान हैं और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर इबाद हैं, उन्होंने जो है वो भी बड़ा एक अच्छा किरदार अदा किया है और उनका हम भी शुक्रिया अदा करते हैं सबके हवाले से। देखें, हालात आप सबके सामने हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सूबे में जो कुछ होता रहा है और ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 70 साल से, बल्कि कुछ लोग कहते हैं अंग्रेज़ों के वक्त से जो हमारे जो हैं इनको पाकिस्तान से अलग रख के इन्होंने इसके हवाले से डील करते रहे हैं। 25वीं तरमीम के बाद भी जो है वो ऐसी लगता है जैसे कि FCR अभी तक नाफिज है। तो हमें एज अ पार्टी ये काफ़ी अरसे से खान साहब की भी वाज़े एक मौक़िफ़ रहा है इमरान खान साहब का, और उनके डायरेक्शंस भी आते रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर इस मामले में बहुत संजीदा हैं और वो चाहते हैं कि जो भी हो हमारे सूबे में, वो हमारे लोगों की और जो अफेक्टेड लोग हैं और जो लोग इस खित्ते के रहने वाले हैं, उनकी राय को शामिल करके सारे फैसले हों। और इसीलिए पहला कदम जो वो लिया है और बड़ा कदम है कि तमाम सियासी जमातों को हम कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि आएँ, हमें अपनी राय से आगाह करें, अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। इसके अलावा जो मतलब कि बार काउंसिल्स हैं, सिविल सोसाइटी इन जनरल है, ये आपका खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, पेशावर का प्रेस क्लब है, मतलब कि सिविल सोसाइटी को हम भी इनवाइट करें, क्योंकि इफेक्टिव्स में कई लोग आ जाते हैं जिनकी ज़िंदगी देखें, लोग अगर डिस्प्लेस होते हैं और होते आए हैं, और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, आपके स्कूल्स तबाह हो जाते हैं, सारा सोशल फैब्रिक आपका तबाह हो जाता है, तो फिर लोगों को फिर उठा के वापस वहाँ पे जाना, ये एक बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है कि लोग अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह बहाल करें। उसमें जो है क्या किरदार होना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए, पुलिस का क्या रोल होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते, और इमरान खान साहब का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और हमारी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ रहा है। हमने बल्कि करारदाद भी पिछले हमारी KP की तंजीम ने ये करारदादें भी मंजूर की हैं इंटरनली। पिछले 3-4-6 महीनों से बार बार ये कहा है कि जी हमें इसका एक ऐसा हल ढूंढना चाहिए जो देर पा हल हो। जो भी ऑपरेशन होता है, एक्शन होता है, उसमें हम देखते हैं कि जो जिसका खमियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ता है। घर उजड़ जाते हैं, बिजनेसेस उजड़ जाते हैं, लोगों को फिर जो है वो डिस्प्लेस मजबूरन किया जाता है,
اور جس طریقے سے ایسا ایکشن جہاں پر لوگوں کی زندگی، دیکھیں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کو آپ جو ہے اس کا تحفظ کریں، اور کوئی ایکشن اس قسم کا نہ ہو جہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ اس میں ان کا یہ ڈر ہو کہ ان کے گھروں کو یا ان کی زندگیوں کو نقصان پہنچ سکے۔ تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس جرگے کے ذریعے سی ایم صاحب کے سامنے کچھ تجاویز آئیں، کچھ سوچ آئے کہ جی کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، جو ہمارے اداروں میں اور ہمارے لوگوں میں جو فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے، اور یہ جو ہماری گورنمنٹ جو ہے کس طریقے سے اس چیز کو سنبھال سکے۔ تو یہ ہماری خواہش تھی، اور یہاں پر کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ پورے خیبر پختونخوا، بلکہ خیبر پختونخوا کے اثرات جو ہیں وہ پورے ملک میں پھیلتے ہیں۔ تو پورے ملک کی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ خود بیٹھ کے یہ فیصلے کریں کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے، کس طریقے میں ہے، اور پھر ہم ایز اے گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں کہ جی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ہماری اسپیکر صاحب نے بڑا ایک طویل پروسیس 8-8 10-10 گھنٹوں کے میٹنگز کرتے رہے ہیں، اور ان کے پاس بھی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو ہم جمع کر کے اس کے ذریعے کوئی ایسا ایک پلان سامنے رکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی مدد سے۔ اور میری خواہش یہ ہوگی، دیکھیں کہ آپ لوگ میڈیا ہے، میڈیا کے اس میں بہت بڑا کردار ہے، تو ذرا تھوڑا ہم سب کا صوبہ ہے، ہم سب کا ملک ہے، تو ذرا آپ لوگ اگر اس ایفرٹ کی حمایت کریں گے، اس کو اجاگر کریں گے، اس کی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، تو میرے خیال سے وہ اس سارے پروسیس میں ہمارے لیے بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ شیر علی صاحب کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پختونخوا میں 20 لارج سکیل ملٹری آپریشنز ہوئے، ہزاروں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے، لیکن ابھی بھی سیکیورٹی حالات خراب ہیں۔ ہمارے کچھ بڑے صوبوں کے چھوٹے وزیر یہ غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں کہ اگر پختونخوا حکومت یا پختونخوا کی عوام آپریشن کے خلاف ہیں تو یہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ہمارا بیانیہ وہی ہے جو پاکستان کا بیانیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے، تو کیوں نہ ہم اس دفعہ، جبکہ کئی آپریشنز ہو چکے ہیں اور فائدہ اور رزلٹ اس کا کچھ خاص نہیں آیا، ایک وائڈر کنسلٹیشن کریں، ایک لویا جرگہ بلائیں، پختونخوا کا جرگہ بلائیں، اور کلیکٹیو وزڈم سے آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ کہیں بند کمروں میں فیصلے ہوں کہ جی یہاں آپریشن ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے، اور کچھ ہی لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں۔ اس خیبر روڈ پہ ریاست کا اگر کوئی حصہ ہے وہ یہ بلڈنگ ہے۔ آرٹیکل 7 اگر آپ دیکھیں، جس میں ریاست کی ڈیفینیشن ہے آئین میں، وہ ہے صوبائی، قومی اور قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت، اور وہ اتھارٹیز جو کہ سیس کر سکتے ہیں۔ سو ریاست کا حصہ یہ ہے خیبر روڈ پہ، اور کوئی ریاست کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنسلٹیشن اور کنسنسس ایگزیکٹو کا کام نہیں ہے، نہ سول کا نہ ملٹری کا، وہ حکومت کا ہوتا ہے یا وہ اسمبلیز کا ہوتا ہے، اور وہ سٹیک ہولڈرز کا ہوتا ہے، اور وہ اسی کے لیے کرنے جا رہے ہیں تاکہ اگر اس دفعہ جو بھی کنسنسس ہو، جو بھی فیصلہ ہو، وہ پختونخوا کے عوام کے وائڈر مفاد میں ہو، بجائے اس کے کیونکہ آپ نے دیکھا کچھ سال پہلے پالیسی یہ تھی کہ جی نہیں مذاکرات، قومی دھارے میں ڈالنا، تو جب آپ کی پالیسیز انکنسسٹنٹ ہوں تو وہاں پہ وائڈر کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک کنسسٹنٹ پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے، بیکاز یہ صوبہ مزید تباہ کاریوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر باقی صوبوں کو دیکھ لیں، بالخصوص جو ہمارے بڑے صوبے ہیں، ایون پارلیمنٹ میں بھی دیکھیں، ڈسکشن کیا ہوتی ہے کہ جی ہماری روڈ اس طرح، ہمارا بلڈنگ اس طرح، ہم کیا کہتے ہیں، ہماری زندگیاں اس طرح، ہمارا امن اس طرح۔
تو جب اتنا بڑا فرق ہو، فرنٹ لائن اسٹریٹجک ڈیپتھ کی فیلڈ پالیسی سے لے کے وار اینڈ ٹیرر تک، اور اب اسی صوبے نے اور بلوچستان نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، ہم اس کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، جانی بھی اور مالی بھی. تو ان سب چیزوں کے لیے حل یہ ہے کہ اس گھر جو کہ ریاست کا بھی حصہ ہے اور جو ایک آئین کا بھی حصہ ہے، یہاں پہ وائڈر کنسلٹیشن ہو، کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ فیصلے ہوں اور امن کی طرف آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ جی آپ اگر امن کے آپریشن کے ساتھ ہیں تو آپ پاکستانی، اور اگر خلاف ہیں تو یہ 71 والی چیزیں اب بند ہو جانی چاہیے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا مشکور ہوں. پختونوں کی ہزاروں سال سے ایک روایت ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ جرگے کے تھرو حل ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا یہ قابل تحسین اقدام ہے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا بھی، کہ وہ یہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس صوبے کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جن کا جینا مرنا اس صوبے کے ساتھ ہے، جنہوں نے جنازے اٹھائے ہیں، جنہوں نے یہاں پہ شہادتیں دیکھی ہیں، ان سب کے ساتھ ایک مل بیٹھ کر یہ فیصلہ ہو سکے کہ خیبر پختونخوا جو تقریباً 40 سال سے اس جنگ کا ایندھن بنا ہوا ہے، وہ اب آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل بنائیں گے. یہاں پہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہماری روایات ہیں، ہم نے اگر 2013 سے 18 تک خیبر پختونخوا کی حکومت دیکھ لیں، یا 18 سے 23 تک، خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی جماعتوں جو پارلیمان کے اندر ہیں یا پارلیمان کے باہر ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر چلا. برعکس یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ موجودہ وفاقی حکومت جو فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، انہوں نے کیسے اپوزیشن کو اور اپوزیشن کی آوازوں کو دبایا ہے، جس میں میڈیا بھی آتا ہے. خیبر پختونخوا حکومت اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ اس صوبے کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایک مشاورت کی جائے، اپنی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ایک آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے. اس میں جیسے ابھی بات ہوئی کہ سول سوسائٹی، جرنلسٹ، قبائلی عمائدین، سیاسی جماعتیں اور جو متاثرین ہیں، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی طور پر ان جنگوں سے، ان آپریشن سے متاثر ہیں، سب کی آواز سنی جائے اور ان کو ایک لائحہ عمل کے طور پر، ایک رپورٹ کے طور پر پھر آگے قومی سطح پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر خیبر پختونخوا میں یا قبائلی اضلاع میں کسی جگہ پہ آپریشنز ہے تو قومی اسمبلی میں اس کے اوپر بحث ہوتی، اس کے اوپر تمام لوگوں کی باتیں سنی جاتی. آپ کو پتہ ہے کہ قومی سطح پر جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی ہے، ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن خیبر پختونخوا کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ باوجود یہ کہ یہاں پہ اگر کچھ لوگ فارم 47 کی مدد سے بھی آ چکے ہیں، لیکن دریا دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، اور ہم بطور خیبر پختونخوا کے نمائندے یا خیبر پختونخوا کے باسی ہم اس اقدام کو بہت اچھے نظر سے دیکھتے ہیں، قابل تحسین ہے. اور آپ کے وساطت سے تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ جو آپ سب کی رائے ہے، آپ سب کی مشاورت ہے، وہ متعلقہ فورمز تک پہنچائی جائے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، یہ ہم جو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جس پارٹی سے بھی ہیں، جس حیثیت سے بھی ہیں، اس صوبے کے باشندے کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جتنے لوگ ہیں، وہ جس پارٹی سے بھی ہیں، جس پوزیشن پہ بھی ہیں، وہ بھی اس صوبے کے باشندے ہیں. اس صوبے میں بسنے والے، سوال ادھر سے آیا تھا اس لیے میں ادھر دیکھ رہا تھا. خیر اگنور کر دیا کریں. ہاں، تو ابھی کیا بات کر رہا تھا؟ باشندے کی حیثیت سے. تو اس صوبے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے طویل عرصے سے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں.
हमारे लोग डिसलोकेट हो रहे हैं। हम इस सूबे के बाशिंदगान के और उनके बाशिंदगान के नुमाइंदगान की हैसियत से ये बात सोचते हैं कि हमारे पास 1,23,000 के करीब हमारी पुलिस है, 2 डिवीजन फ़ौज हमारी वज़ीरिस्तान में सिर्फ, इसी तरह मेरा ख्याल है 5 डिवीजन फ़ौज बाकी हमारे पास है, यानी 7 डिवीजन फ़ौज भी है हमारे पास। और हमारे पास हम पोजेस करते हैं दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट आर्मी, सबसे प्रोफेशनल आर्मी हम इस मुल्क में देख रहे हैं, और जिनका एक बड़ा वसी तजर्बा भी है वार ऑन टेरर के ऊपर। तो फिर हम ये बात सोचते हैं कि जो हमारे नुकसानात हो रहे हैं, जो हमारे हर ज़िले को, हर तहसील को, हर गांव को, जो ख़ासकर इस मर्ज एरिया के जो हैं, वो लोगों को डिसलोकेट होना पड़ रहा है, उनको लोकल IDPs बनना पड़ रहा है, फिर उसके बाद वापस जाना पड़ रहा है, उसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी हो रहा है, पुल, मसाजिद, स्कूल, अस्पताल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इसका इम्पेक्ट पड़ रहा है सूबे के ऊपर। इस ऑपरेशंस की कास्ट भी ये सूबा बेयर कर रहा है, IDPs की कास्ट भी सूबा बेयर कर रहा है। NFC अवार्ड जो मिल रहा है वो हम मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोगों को उसके बारे में पता है कितने पैसे मिल रहे हैं। जो कमिटमेंट थी एक्स-फाटा के बारे में उसका भी आपको बेहतर पता है कितने मिल रहा है। तो इसलिए ये डायलॉग हुआ, इसमें जनाब हमारे, मैं जिक्र करूँगा जनाब डॉक्टर अब्बास साहब का, हमारे अपोजिशन लीडर साहब का, अहमद कुंडी साहब का, अरबाब उस्मान का, दूसरे अरबाब साहब का, जनाब मौलाना साहब का, ये तमाम लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। वो भी सूबे के हैं, उनका दिल भी उतना ही दुखता है जितना हमारा दिल दुखता होगा। तो ये हम कलेक्टिवली, ताकि हम ये सारी उस प्रोसेस से गुजर के तो फिर हम अपनी हुकूमत के सामने TORs रख दें कि जनाब ये TORs हैं, अब आप फैसला करें। इस सूबे की आवाम ने और इस सूबे की आवाम की रिप्रेजेंटेशन ने जो तमाम पार्टियों की है, आपके सामने ये चीज़ रख दी है, अब आप बैठ के फैसला करें कि इसको आगे क्या करना है। सर एक तो रिक्वेस्ट है हमारी सर, चूँकि आपको हम अप्रिशिएट करते हैं, आप असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लाइव जारी होती हैं, तो किसी को कोई मुश्किल नहीं होती। सिक्योरिटी कमेटी की जो ब्रीफिंग होती है उसमें अगर एक्सेस मिल जाए, और जो जरगा है मीडिया को उसमें अगर एक्सेस मिल जाए, क्योंकि सोर्सेज से जो हमें खबरें मिलती हैं उसके मुताबिक तकरीबन 4,000 की स्ट्रेंथ बताई गई है सिक्योरिटी कमेटी को मिलिटेंट्स की अक्रॉस द प्रोविंस। बाजोड़ का बताया जा रहा था कि तकरीबन 250 लोग हैं, और उस ऑपरेशन पर अब तक की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 2.5 अरब से 3 अरब तक पहुंच चुकी है। ऐसे अगर जाता गया तो सर तकरीबन 220 अरब रुपए चाहिए होंगे, जो आप कह रहे हैं कि सूबा पे कर रही है। इसके हवाले से भी ज़रा बताएं सर। और सर दूसरा, कंसेंसस आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने उस दिन कहा था कि मैसेजेस भेजे जा रहे हैं लोगों की जानिब से, लोगों के ज़रिए मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। एक और मैसेज 2-3 दिन पहले आया कि चीफ मिनिस्टर को काइंड ऑफ मुश्किलात शायद फेस करें वो फ्यूचर में। अच्छा, इस तरह है ना जी, हम एक बड़े मकसद के लिए बैठे हैं ना। जब आप बड़े मकसद के लिए बैठ जाते हैं तो फिर आप बहुत सारी बातें इग्नोर करते हैं। बिल्कुल आपको हम जरगा में मीडिया को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है हमारे पास, तो जितनी हमारे पास गुंजाइश होगी हम एक्सेस देंगे जरगा के अंदर। सिक्योरिटी कमेटी का जहाँ तक बात है, बहुत सारी बातें हैं ना। जब आप किसी चीज़ के प्रोसेस में होते हैं तो प्लस माइनस बहुत सारी बातें होती हैं, और मैं मुनासिब नहीं समझता। और यही जब उसकी रिपोर्टिंग होती है तो लोग वो शे सुर्खी बनाने के लिए भी जो है ना, वो फिर चीज़ों का धारा बदल जाता है और कन्फ्यूजन्स ज़्यादा फैलती हैं। हम तो चीज़ों को, कन्फ्यूजन्स को और गर्दो गुबार को हम कहते हैं हट जाए और क्लैरिटी नज़र आए, सूबे के लोगों को भी क्लैरिटी नज़र आए और तमाम लोगों को, तो तब हम, तो मेरा ख्याल है अभी उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा कि अंदर हमारी क्या बात हो रही है, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं, उस पर भी कमेंट नहीं करूंगा। स्पीकर साहब ये बताएं कि ये आपको जो ब्रीफिंग दी गई थी, इसमें ये ब्रीफिंग दी गई थी कि आप लोगों ने कहा कि ऑपरेशन बंद करें, और पुलिस ने कहा कि हमारे पास
अफ्रीका में फौज के बगैर ऑपरेशन नहीं कर सकते पुलिस अच्छा, इस पे मैंने कहा ना कि जो सिक्योरिटी में ब्रीफिंग में जो बातें हुई उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, ये मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। देखें, जब हम किसी अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे हैं ना, जब हम कंक्लूड करेंगे, ये कमेटी जब कंक्लूड करेगी तो ये सारी चीज़ें जब आपके टेबल करेगी ना, ये बताएं कि कौन कौन सी सियासी शख्सियत शिरकत करेगी। बिल्ड करने की कोशिश करें, तमाम सियासी जमातों को एक अमन जगह में बुला के उनकी आरा की रोशनी में आप एक सिफारिशात आप वो करेंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सूबे की असम्बली ने ऑपरेशन के हक में करारदादें मंजूर की हैं। ऑपरेशन के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ जी, ऑपरेशन के खिलाफ करारदादें मंजूर की असम्बली में आज के थे। कुछ जमातें ऐसी हैं कि जो चाहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी एक्शन हो, उनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। तो आप इस अमन जगह में उनकी राय के एहतराम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करें? देखिए मेरी एक बात, जब हम इतने ओपन हार्टेडली बात कर रहे हैं ना, और जब हम कह रहे हैं हम आपको भी एक्सेस देंगे, और आप क्या आप समझते हैं कि किसी सियासी रहनुमा के मुंह पे टैप लगाया जा सकता है? पाकिस्तान बनने से लेके आज तक देख लें ना कि तमाम सियासी जमातों ने बहुत सारे मराइल देखे हैं, सख्ती के भी, तलखी के भी, तो किसी के मुंह पे टैप नहीं लगी। लोग शहीद भी हुए हैं, कुर्बान भी हुए हैं, टैपें नहीं लग सकती जी किसी के मुंह पे भी, और हम एहतराम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसीलिए स्पीकर को और सूबाई असम्बली ये काम कर रही है कि स्पीकर भी सबका है और सूबाई असम्बली भी सबकी है। अच्छा स्पीकर साहब ये बताएं, मैं जी एक बात अगर इन्होंने बात की थी, अब तक एक बात अगर मैं सियासी जमातों ने इस अमन जरगे में शिरकत की, वो दावत कबूल की है और वो इस हवाले से संजीदा है? सर तकरीबन जितने लोगों से भी अभी तक बात हुई है तमाम लोग संजीदा हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ कि इस सूबे की तमाम सियासी पार्टियाँ इंशाअल्लाह ताला यहाँ बड़ी मौजूद होंगी इंशाअल्लाह ताला, और उनकी क़यादत भी यहाँ मौजूद होगी। मैं जी एक बात जी एक बात मैं देखिए, ये बात हुई थी कि ये मुझे नहीं पता ये बात इनकी कमेटी में हुई है कि नहीं हुई, कि पुलिस कहती है जी हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते बोझ ना, तो ये तो हमेशा से एक बहाना रहा है कि ऑपरेशन जारी रहे, और ये हमेशा ही जारी रहा है। लेकिन 24 ऑपरेशन हो चुके हुए हैं, तो आज तक हमें अमन मिला है। तो जो भी हमारी हुकूमत फैसले करेगी वो लोगों के मशवरे से करेगी, और एक ऐसा लाए अमल देगी जहाँ पर जो है ना हम लोगों के ज़रिए और सिविल लेड उसके ज़रिए जो है अमन जो है ना यहाँ पर पायदार अमन यहाँ पे कर सकते। अच्छा इस तरह एक मिनट मैं एक बात कर लेता हूँ। मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, सूबाई असम्बली की तरफ से और स्पीकर सूबाई असम्बली की तरफ से और सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया। और अब ये पॉलिटिकल टीम आपके साथ है। मैं इधर खड़ा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ। जान साहब ये बताइए कि अमन खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, लेकिन साथ ही साथ जो 27th अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं उसमें NFC शेयर जो है वो कम करने की बात चल रही है, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 14 नवंबर तक आईनी तरमीम हो भी जाएगी। PTI या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किस तरीके से रेजिस्ट करेगी और इस आईनी तरमीम के खिलाफ क्या हिकमत अमली होगी? पहली बात यह है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है 27 अमेंडमेंट की। एक कागज़ लें, जो लिखना है जैसे लिखना है लिख दें, और यहाँ पे बादशाहत कायम कर दें। सिंपल सी बात है। क्या रोज़ रोज़ ये ड्रामा चलाया जा रहा है कि 26वीं तरमीम आ रही है, 27वीं आ रही है, 28वीं आ रही है। 26वीं तरमीम पे जो फिल्म चली वो फिल्म दोबारा रिप्ले करने की ये कोशिश करेंगे, लेकिन हम उससे बढ़ के उनको कह रहे हैं कि कोई फिल्म ना चलाएं, ना किसी MNO को उठाएं, ना किसी सेनेटर को उठाएं। एक कागज़ ले आएं, उस कागज़ पे जो लिखना है जैसे लिखना है लिख दें, और इस मुल्क का कानून वो बना दें। जान साहब आप लोगों की यहाँ पे गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और तहरीक इंसाफ ने बार बार जो है वो ऑपरेशन की मुखालफत की है। इस जरगे में भी एक फैसला हो जाता है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऑपरेशन हुए तो फिर लाए अमल जो है वो क्या अपनाया जाएगा? देखिए फ्रॉम डे वन के साथ CM ने उस दिन सेनेट वाले दिन प्रेस स्टार्ट में कहा कि सूबाई हुकूमत को ऑपरेशन पे कोई इतराज नहीं, लेकिन कबायली मुशरान को एतमाद में किया जाए। और उसी दिन आर्मी चीफ ने कबायली माहिदीन, वो जैसे कि थे कबायली माहिदीन को बुलाया था, उनके साथ मुलाकात की है। तो अगर वो ऑपरेशन के हक में होते हैं फिर सूबाई हुकूमत का क्या स्टैंड होगा? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ।
ये सवाल आप आर्मी चीफ साहब से करें, फील्ड मार्शल साहब से करें कि इन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्यों नहीं इनवाइट किया उस जरगे में, पहली बात। और आपके सवाल का जवाब ये है कि देखिए डे वन से इमरान खान साहब 2007 से वो फ्लोर पे खड़े होकर मिलिट्री ऑपरेशन की खिलाफ वर्जी करते थे। क्वेश्चन उन्होंने किया है तो मैं उनकी देखूंगा ना, चले। और मैं इनका जो सवाल था ऑपरेशन के हवाले से, फ्रॉम डे वन इमरान खान साहब जो है 2007 से लेके आज तक उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर मिलिट्री ऑपरेशन की जो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे हो रहा था, तब वो ये कह रहे थे कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने लोगों पे फ़ौज इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो मिलिट्री की जितनी भी ऑपरेशन है तहरीक इंसाफ उसके ख़िलाफ़ है, हम मुज़ाकरात के हामी हैं, इसलिए ये एक सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ से हम इनपुट लेंगे, TOR सेट करेंगे और स्टेक होल्डर्स के सामने रखेंगे। हम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की ना इजाज़त देंगे ना हम उसके हक़ में हैं। ये बताएं कि यहाँ पर जो सूबाई मेंबरान हैं, MPAs हैं, वज़रा हैं, उनका इस्लामाबाद आना जाना काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि पाबंदी के इम्कानात हैं इस्लामाबाद आने जाने में। इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का कैपिटल है। हम कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे। हम इस्लामाबाद भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, हम कोयटा भी जाएंगे। सारा पाकिस्तान जो है वो जितने भी शहर है वो सारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। सर ये जो APC आप मुनक़िद कर रहे हैं, 2 माह कबल अली अमीन साहब ने भी एक APC मुनक़िद की, वो फेज़ 1 था या ये फेज़ 2 है, वो नाकाम था या ये एक और है, उसमें क्या हुआ था? वो जो APC थी उसकी तजावीज़ का क्या बना, उस हवाले से बताइएगा कि यही हुकूमत है, यही जुमात है, यही असम्बली है, वहाँ पर APC के वजह बड़ा बांगे-दहल बताया गया कि हम किसी भी किस्म की मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आज दोबारा APC होने जा रही है। देखिए ये टाइम आपको बता देगा, कुछ दिन इंतज़ार कर लें कि क्या उस वक्त क्या था और अब क्या है, ये टाइम बता देगा, आपको जवाब मिल जाएगा विद द टाइम। आपकी जो चीज़ है ये विद द टाइम क्लियर हो जाएगा। दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला थे और आपको कुछ दिनों में इसका सवाल जो आपका है इसका जवाब मिल जाएगा। कुछ दिन वेट कर लें जरगे तक। अच्छा, एक और जो इसके साथ सवाल है कि 12,000 कनाल की पोस्ट काश की जाती है तीरा में, लेकिन जी बराह रास्त इससे जो टेररिस्ट होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। क्या आप समझते हैं कि वाकई टेररिज्म के लिए ये सबसे बड़ी वो है ये कहाँ पे काश्त की जाती है? आप नहीं, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये चाहूँगा कि जितने कैमरेज हैं ये ज़रा इसको कवर भी कर लें। देखिए DG ISPR साहब ने ये बात पिछले दिन जो सहाफ़ियों से वो मिले हैं तो वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मंजर आम पे लाई है। अब मेरा DG ISPR से बड़ा सिंपल से और सादा सा सवाल है कि पिछले महीने टेलीग्राफ की रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें बलूचिस्तान को ओपीएम कैपिटल करार दिया गया है। अब बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, वहाँ पे राज किसका है, वहाँ के जो बॉर्डर्स की सिक्योरिटी किसके पास है? अब ये बहुत बड़ा अहम सवाल है जो आप DG ISPR साहब से पूछ लें। जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है उससे बढ़ के ये जो रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, दोनों सहाफ़ी जिनके नाम लिए जा रहे हैं इस रिपोर्ट के हवाले से, उन दोनों ने इसकी तरदीद कर दी है। अब क्या जिस तरीके से इस रिपोर्ट को फैलाया गया, जिस तरीके से सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेड CM की तस्वीर लगा के, मीना खान अफरीदी साहब की तस्वीर लगा के वो रिपोर्ट शाया की गई, क्या उसी तरीके से इस रिपोर्ट की तरदीद होगी? और उससे बढ़ के ये क्या लोगों की कमी पड़ गई थी कि अब ISPR जो महकमा है वो इस चीज़ के लिए रह गया है? तो ये वो सारे सवालात हैं जो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी मुलाकात DG ISPR साहब से हो तो उनके सामने ये सवाल ज़रूर रखिएगा जो बलूचिस्तान के हवाले से ओपीएम कैपिटल की जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है। शफी जान साहब, जो जिरगा हो रहा है ऑब्वियसली सबको पता है कि केपी जो है तो इट हैज़ गॉन थ्रू द क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इट्स हिस्ट्री। सबको पता है, मतलब हम भी जानते हैं कि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इसी चीज़ पे बात होगी कि भाई ऑपरेशन ना हो, बातचीत के जरिए फैसला मामला हल किए जाएं।
ان کیس اگر کیا آپ اس کے بعد کی سچویشن کے لیے بھی تیار ہیں ان کیس اگر وہاں سے دوبارہ کسی کے ذریعے میسج آتا ہے ایسی؟ دیکھیے یہ لاسٹ کوشچن ہے آپ کا. مینڈیٹ ہمارا ہے اس صوبے کا, گورنمنٹ ہماری ہے اس صوبے کی, لوگ ہمارے ہیں اس صوبے میں, تیسری دفعہ ہم گورنمنٹ میں ہیں. جو فیصلہ ہوگا وہ یہ ہاؤس کرے گا, اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کرے گا اور عمران خان کرے گا. ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں فرام ڈے ون. ہم اس لیے امن جرگہ بلا رہے ہیں کہ ہم سارے سٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لیں اور جو وہاں پہ فیصلہ ہوگا وہ من و ان تسلیم کیا جائے گا اور ہم امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ جرگے کے ایک سوال جو ہے پہلے پوچھ رہے ہیں, جرگے کے بعد پوچھ رہے ہیں. تھینک یو جی.